हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं आपको हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वाच्य। वाच्य को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अलावा अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए वाच्य को आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए वाच्य क्या होता है। तो वाच्य के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। पहले मैं लिखाता हूँ आपको वाच्य की परिभाषा। तो वाक्य में देखिए, वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त प्रयुक्त हो रही है प्रयुक्त हो रही है इसका प्रयुक्त हो रही है इसका बोध कराने वाला वाक्य वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। देखिए, जिसकी परिभाषा हुई कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है इसका बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है, वाच्य कहलाता है। जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ कि वाच्य के 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य हैगा। इसके अलावा राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा वाक्य लिखता हूँ, राम से पढ़ा नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता। मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। इन तीनों के आधार पर अपन क्या देखते हैं, वाच्यों को पहचानेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए, पहला वाक्य है कि राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और तीसरा वाक्य राम से पढ़ा नहीं जाता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ किसका प्रधानता हो रही है, कर्ता की प्रधानता हो रही है। यदि यहाँ कर्ता की प्रधानता होगी ना, उसे वो क्या बोलेंगे, कर्तरी वाच्य बोलेंगे। कर्तरी वाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है यानी कि जहाँ किसकी प्रधानता हो रही है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या काम कर रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है राम, तो प्रभाव किस पड़ रहा है, राम पर। और राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब किसका प्रभाव, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जहाँ पर क्या हो रहा है, कर्म का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। और यहाँ राम से पढ़ा नहीं जाता, अब जहाँ ना तो राम का बोध हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई क्रिया है, तो यह किसका बोध हो रहा है, नहीं सॉरी, ना कर्म है यहाँ पर और ना कर्ता का बोध हो रहा है, तो जहाँ किसका बोध हो रहा है, तो क्रिया का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य। इस प्रकार से 3 वाच्य होते हैं। तो अपन देखते हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार, वाच्य कितने प्रकार होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कर्तरी वाच्य। नंबर 1 कर्तरी वाच्य। नंबर 2 भाववाच्य, सॉरी कर्मवाच्य। और नंबर 3 होता है भाववाच्य। भाववाच्य। पहला होता है कर्तरी वाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य।
तो अपन तीनों को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं अपन कर्ता रिवाज। तो हेडिंग डालेंगे पहली अपन कर्ता रिवाज। कर्तरी वाच। कर्ता रिवाज क्या होता है? जब, इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब किसी वाक्य में क्रिया क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता के लिंग व वचन बदलने पर क्रिया के लिंग व वचन भी बदल जाएं, वहाँ कर्तरी वाच्य होता है। तो देखिए परिभाषा अपन लिखिए कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता के लिंग व वचन, याद रखना, लिंग व वचन बदलने पर क्रिया के लिंग व वचन भी बदल जाए, तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तरी वाच्य होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल, सीमा बाग में फूल तोड़ रही है। ये आपको वाक्य पहचानना है कौन सा वाच्य है इसमें। इसके अलावा आगे लिखते हैं, मोहन बाग में फूल तोड़ रहा है। अब ये दोनों वाक्यों में आपको बताना है कौन सा वाच्य होगा। अब इसमें क्या बोला है अपन ने कि जब किसी वाक्य में क्रिया, किसकी बात चल रही? क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता के लिंग व वचन बदलने पर क्रिया के लिंग व वचन भी बदल जाए। यदि कर्ता के लिंग व वचन बदल रहे हैं तो क्रिया के ही बदलना चाहिए। अब जहाँ सीमा देखिए अपन ने, सीमा कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग हैगी। अब बाग में फूल तोड़ रही है, यहाँ तक तो सेम है, ये बाग में फूल तोड़ रहे हैं, दोनों बाग में फूल तोड़ रहे हैं। इसके अलावा जी क्या है? जे स्त्रीलिंग है और जे मोहन कौन हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली नहीं अपनी, सीमा थी तो जहाँ क्या है? तोड़ रही है। और मोहन क्या पुल्लिंग है तो जहाँ क्या है? तोड़ रहा है। यानी कि अपन कर्ता के अनुसार क्रिया में फर्क पड़ा। कर्ता के अनुसार यदि क्रिया बदल रही है तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्तरी वाच्य। क्लियर? और एग्जाम्पल लिखाता हूँ अगला। जैसे राजा खाना खा रहा है। राजा खाना खा रहा है, एक वाक्य मैंने ये लिखा। अगला वाक्य लिखता हूँ, राधा खाना खा रही है। तो मैंने एक वाक्य लिखा। देखिए इसमें क्या, राजा क्या है? पुल्लिंग हैगा, और राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। राजा खाना खा रहा है तो क्रिया कैसी हो गई? पुल्लिंग रहेगी। और राधा खाना खा रही है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो जहाँ भी स्त्रीलिंग हो गया तो ये तीनों वाक्य, ये चारों वाक्य कौन से हो जाएंगे अपने? ये हो जाएंगे कर्तरी वाच्य की, कर्तरी वाच्य। क्लियर होगा कर्तरी वाच्य कि जैसे यदि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है
तो वो कर्तरीवाची होगा। कर्ता के अनुसार यदि क्रिया बदल रही है, क्रिया के लिंग व वचन बदल रहे हैं, तो क्या होगी, कर्तरीवाच्य होगा। ये याद रखना। अब अगला पढ़ते हैं अपन कर्मवाच्य, उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा अपन देखते हैं नंबर 2 पे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की अपन परिभाषा देखते हैं। पहले तो कर्मवाच्य की परिभाषा क्या होती है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। अब इसकी परिभाषा एक बार अपन पढ़ते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, याद रख, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पर किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो उसमें क्या हो रहा था, कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा था और क्रिया किसके अनुसार चल रही थी, कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर बदल रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो रही है। कर्ता यदि पुल्लिंग आ रहा है तो क्रिया पुल्लिंग में आ रही थी, और कर्ता अगर बहुवचन में होता तो क्रिया भी बहुवचन में होती। तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मैं लिखाता हूँ आपको, जैसे पूनम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला लिखते हैं, सोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब मैंने इसमें 2 वाक्य लिखे। अब इसमें अपन ने पहचानने के कर्तरीवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। वाच्य तो अभी पढ़ना ही है अपन ने। तो कर्तरीवाच्य अपन पढ़ चुके, क्या इसमें कर्तरीवाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। देखिए, पूनम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, और यहाँ क्या लिखा है, सोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ तक तो सेम है। क्या बदल रहा है यहाँ पर, यहाँ कर्ता बदला, यहाँ भी कर्ता बदला। यहाँ कौन सा कर्ता है, स्त्रीलिंग कर्ता है। जब अपन कर्तरीवाच्य जब पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था अपन, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो रही थी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया कैसी है, पढ़ी जाती है। कौन सी हो रही है, स्त्रीलिंग हो रही है। और यहाँ अपन कर्ता कौन सा, पुल्लिंग, तो क्रिया कौन सी, पढ़ी जाती है। सेम ही आ रही क्रिया। तो क्रिया यदि सेम आ रही तो किसके अनुसार क्रिया चल रही है, तो क्रिया चल रही कर्म के अनुसार। जहाँ कर्म पुस्तक है, वो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। यदि पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया कौन सी हो रही, स्त्रीलिंग में आ रही है। यहाँ पर कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कर्ता पुल्लिंग रखो या स्त्रीलिंग रखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य जो होगा ना, वो कर्म के अनुसार ही बदलेगा। कर्मवाच्य किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। कर्म यहाँ कौन है, पुस्तक है। यहाँ भी क्या है, पुस्तक है, तो पढ़ी जाती है।
तो किसके अनुसार पढ़ी जाती है? पूनम के द्वारा। और किसके अनुसार? सोहन के द्वारा। अगला देखते हैं अपन और एग्जाम्पल देते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसान के द्वारा फसल काट ली गई। राधा के द्वारा फसल काट ली गई। अब ध्यान देगी, किसान के अलावा कोई लड़का का नाम भी लिख सकते हैं अपन, जैसे राम लिख दो, राम। इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आया। राम के द्वारा फसल काट ली गई और राधा के द्वारा फसल काट ली गई। अब यहाँ क्या हो रहा है? क्रिया कैसी हो रही है? स्त्रीलिंग ही हो रही, काट ली गई। क्योंकि फसल क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। फसल क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी हो रही? स्त्रीलिंग हो रही। फसल क्या हो रही? स्त्रीलिंग। यहाँ कर्ता पुल्लिंग है, जहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, क्रिया यदि स्त्रीलिंग में आ रही है, यदि वाक्य किसका है? कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य का वाक्य है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। और कर्तरीवाच्य का जो वाक्य है ना, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अब अगला देखते हैं अपन, भाववाच्य। फिर इसके अलावा मैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। एक तीसरे नंबर पे अपन लिखते हैं भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य की अपन परिभाषा समझते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार, प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? भाववाच्य कहलाता है। अब भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। देखिए, अपन ने कर्तरीवाच्य पढ़ा तो कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। और तो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माँ ने बेटी को पुकारा। माँ ने बेटी को पुकारा। राम ने रावण को मारा।
अब देखिए, माँ ने बेटी को पुकारा और राम ने रावण को मारा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कर्ता कौन हो गई, माँ हो गई, और बेटी कौन हो गई, कर्म हो गई। कर्ता यहाँ राम होगा और कर्म कौन है, रावण हो गया। अब इसमें अपन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि राम ने रावण को मारा, किस पे फर्क पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है, क्योंकि क्रिया क्या हो रहा है, मारना। राम ने रावण को मारा, और जो जो फर्क किस पर पड़ा, क्रिया पर फर्क पड़ा। तो क्या क्रिया क्या हो रही है, मारना क्रिया हो रही है, और जहाँ क्या हो रहा है, पुकारना क्रिया हो रही है। ना तो कुछ खाने का हो रहा है बोध, ना पढ़ने का हो रहा है, क्या हो रहा है, पुकारने का बोध हो रहा है, यहाँ पर क्रिया का बोध हो रहा है। और जहाँ किसका बोध हो रहा है, मारने का। पूरे वाक्य से अपन क्या मिल रहा है यहाँ पर, कि माँ है कोई और जो बेटी को पुकार रही है, यानी कि आवाज़ दे रही है। और जहाँ पूरे वाक्य से अपन क्या चीज़ मिल रही है, कि यहाँ एक ही वाक्य से पूरा अपन ने पढ़ा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि रावण मर रहा है, यानी कि युद्ध चल रहा है, रावण क्या होगा, मर गया। राम ने रावण को मारा, तो मारने का बात चल रही है, मर गया ये। तो ये दोनों वाक्य कौन से हो जाएंगे, भाववाच्य। भाववाच्य। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इनकी। भाववाच्य के और देखते हैं। नंबर 3, रमेश से बोला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता। और अगला देखती है, नेहा से बोला नहीं जाता। अब यहाँ देखिए, ये रमेश कर्ता हो गया, नेहा क्रिया हो गई। इसके अनुसार कोई कुछ फर्क पड़ रहा है, कर्म तो इसमें है ही नहीं। अब कर्म तो इसमें कुछ कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं होगा तो कर्म के अनुसार तो क्रिया है ही नहीं, और कर्ता के अनुसार चल नहीं रही। तो इसमें क्या हो रहा है, नहीं का बोध हो रहा है, और नहीं का बोध हो रहा है, और क्रिया की प्रधानता हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कि बोला नहीं जाता। यहाँ भी क्या हो रहा है, बोला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता, नेहा से बोला नहीं जाता, क्योंकि दोनों के कर्ता अपन बदल रहे हैं, तो क्रिया पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो और क्रिया का बोध हो रहा है, तो यहाँ भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल लिखकर बताता हूँ। ये 2 वाक्य मैंने नोट करके लिखी हैं। इनका मतलब क्या होता है कि कर्म वाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया का बनता है, और जो भाववाच्य होता है ना, हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया अगर समझ में ना आ रही हो, तो क्रिया की जो वीडियो डाली है उसको मैंने क्रिया पढ़ाया है, तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, उसको आप एक बार देख लेना। और सकर्मक और अकर्मक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाववाच्य समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, और बाकी कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।